हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ाऊंगी। वर्णमाला वैसे तो सुनने में आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जानी पहचानी चीज़ है और आपने इसे पिछले सभी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके बावजूद बहुत से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इसे भूल चुके होंगे या फिर जिसके दिमाग से ये वर्णमाला निकल चुकी होगी। जबकि हम सब जानते हैं कि शुरू की ही क्लासेस में सभी बच्चों को सबसे पहले वर्णमाला ही सिखाया जाता है। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वर्णमाला को भूल चुके होंगे या फिर आपको ऐसा लगता भी होगा कि वर्णमाला आखिर है क्या। तो मैं आप लोग को आज वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। वर्णमाला क्या है, किससे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे समझेंगे। वर्णमाला किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम क्या होता है बच्चों? निश्चित क्रम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का निश्चय होना कि हाँ ये यहीं पर होगा। जैसे कि जब हम लोग वर्णों को सजा कर लिखते हैं तो क के बाद हम लोग ख लिखते हैं, अ के बाद हम लोग आकार लिखते हैं, तो हम लोग इसे निश्चित क्रम कहेंगे। यानी कि क के बाद ख ही होगा, ये निश्चित किया गया है। तो इसे ही हम लोग अच्छे से सजा कर लिखना, सही क्रम में लिखना, यही निश्चित क्रम होता है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 आयोगवा तथा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन, 3 आयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब बच्चों आप सोचिएगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर आप सब जानते होंगे, आप में से अधिकांश बच्चे स्वर जानते होंगे और मेरे विचार से सबको याद भी होगा। फिर भी मैं यहाँ आप लोग को बताती हूँ। स्वर 11 यहाँ हैं, इस प्रकार से हैं। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। जी हाँ बच्चों, ये सभी जो 11 अक्षर यानी कि 11 वर्ण मैंने यहाँ पे पढ़ा है, अ, अकड़ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ और औ, ये सारे 11 वर्ण जो हैं ये सभी स्वर हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि इन्हें हम स्वर, आखिर इन्हें ही हम लोग स्वर क्यों कहते हैं। तो स्वर समझने के लिए भी हमें इस पर ध्यान देना होगा। इसे हम लोग स्वर इसलिए कहते हैं कि जिस वर्ण को, बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। ध्यान से सुनिए, मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ। जिस वर्ण को बोलने में, यानी कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, वही स्वर होता है। मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। मेरे विचार से आप बच्चे आप सभी समझ गए होंगे।
अब मैं आप लोग को वर्ण व्यंजन बताती हूँ। व्यंजन वर्ण, चुप कराओ। व्यंजन वर्ण बताती हूँ। व्यंजन हमारे 35 होते हैं। व्यंजन हमारे 35 होते हैं। यहाँ पे वो इस प्रकार से हैं, अब ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है, अब सभी जानते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अड़। और यहाँ पे दो हैं, र और ढ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, मूर्धन्य ष, दंश और ह। बच्चों, ये कुल मिलाकर के 35 है और ये व्यंजन है। स्वर हमारे 11 हुए, व्यंजन हमारे 35 हुए। अब आगे मैं आप लोग को अयोग्यवाह बताती हूँ। बच्चों, अयोग्यवाह 3 होते हैं। अयोग्यवाह 3 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अयोग्यवाह 3 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। हाँ बच्चों, अयोग्यवाह 3 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। जिसे हम लोग अनुस्वार की मात्रा कहते हैं, ये विसर्ग की मात्रा होती है। और इस अनुनासिक को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं। अब इससे भी कई सारे शब्द हम लोग बनाते हैं इस चीज़ की मात्रा से। जैसे अनुस्वार की मात्रा लगा के हम लोग शंख लिखते हैं, अंक लिखते हैं, अंगूर बनाते हैं, अंकन लिखते हैं, रंग लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपने पढ़ा होगा और आप लिखना भी जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार विसर्ग की मात्रा से भी हम बहुत सारे शब्द लिखना जानते हैं। अतः, नमः, प्रातः, पुनः, शनेह, छ। इस तरह से और भी कई शब्द हैं जिसे हम लोग लिखना जानते हैं इस विसर्ग की मात्रा को लगाकर। दूसरा है चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। अनुनासिक की मात्रा भी लगाकर हम लोग कई सारे शब्द बनाते हैं। जैसे सांप, चांद, पाँच, आँच, कांच, बांसुरी आदि कई ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे शब्द बनाते हैं। अब मैं आगे आप लोग को संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी। बच्चों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। श, हाँ बच्चों, छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्र आप लोग को थोड़ा सा नया लग सकता है क्योंकि स्र का हम लोग जैसे जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो अधिकांशतः स्र का उपयोग थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी यह स्र बहुत ही उपयोगी वर्ण है। इस प्रकार से देखिए फिर से यहाँ पे संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब बच्चों आप ये सोचिएगा कि ये संयुक्त व्यंजन, आखिर इन्हें हम संयुक्त व्यंजन ही क्यों कहते हैं। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन की भी एक परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा यूँ है, आप ध्यान देंगे। जो वर्ण दो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग ध्यान दें। जो वर्ण दो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए छ, त्र, ज्ञ और स्र को हमने संयुक्त व्यंजन माना है। इन्हीं 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन माना गया है।
अब यहाँ पे आप देखिए इसे संयुक्त व्यंजन क्यों बनाया गया है, क्यों माना गया है। देखिए छ, तो छ यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, छ भी दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, क और श। क और श इन दोनों के मेल से छ बनता है। त्र, त्र बच्चों त और र, त और र वर्ण के मेल से त्र बनता है। ज्ञ, ज्ञ बच्चों ज और इय, ज और इय के मेल से ज्ञ बनता है। बच्चों श्र, श्र जो है श और र, हाँ बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, श और र के मेल से स्र बनता है। तो इस प्रकार छ, त्र, ज्ञ और श्र ये चारों वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। मेरे विचार से बच्चों आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, वर्णमाला को आप लोग ध्यान देंगे और इसे बार बार समझने की और देखने की कोशिश करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे की जो भी पढ़ाई आपको पढ़ाई जाए वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। बहुत आसान है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 3 व्यंजन, 35 व्यंजन और 3 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 35, अयोगवा 3 और संयुक्त व्यंजन 4। इस चीज़ को जब बच्चों हम ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी किसी भी शब्द को लिखने में, पढ़ने में या उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हम अगर वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो चाहे किसी भी तरह का कोई भी शब्द हो वो हमें कठिन नहीं लगेगा, उसे हम बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं, उसे बहुत ही आसानी के साथ पढ़ भी लेंगे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए इस चीज़ को हमें अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। बाय, थैंक यू।